Today's episode is not about records. Today I want to discuss about the compatibility of a cartridge with the tone arm. तो होता क्या है कि हम हर कार्ट्रिज को हर टोन आर्म के साथ नहीं लगा सकते. ये बात समझने की है कि अगर कोई कार्ट्रिज बहुत अच्छी है या बहुत रिनाउंड है या उसका काफ़ी नाम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कार्ट्रिज हमारे टोन आर्म के साथ मैच करे. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कौन सा टोन आर्म है, उसका इफेक्टिव मास कितना है. इफेक्टिव मास का मतलब हुआ कि उसके ट्यूब का वेट, उसके ऊपर लगे हेडशेल का वेट, हेडशेल के ऊपर जो अंदर जो वायर्स लगेंगे और ऊपर जो स्क्रूज लगेंगे, उन सारी चीज़ों को ऐड करके वो मास हम ग्राम्स में निकालते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टोन आर्म का इफेक्टिव मास कितना है. दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कार्ट्रिज हम इसमें लगाएंगे उस कार्ट्रिज का अपना वजन कितना है. वो वजन जो है वो टोन आर्म के वजन में जोड़ देने से टोटल मास हमें मिल जाएगा. उसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये जानने वाली है कि हमारे कार्ट्रिज का कंप्लायंस कितना है. अब कंप्लायंस क्या चीज है? देखिए, कंप्लायंस बेसिकली होता है कि कोई भी कार्ट्रिज कितनी भी टफ कंडीशन में ग्रूव्स को प्रॉपरली रीड करे, उसको कंप्लायंस कहते हैं. आई मीन व्हेन द रिकॉर्ड इज रोटेटिंग द नीडल मस्ट बी ट्रैकिंग द ग्रूव्स वेरी स्मूथली. देयर शुड नॉट बी एनी क्विवर इन द आप देखेंगे कि कई बार जब बहुत कॉम्प्लेक्स पैसेजेस में कार्ट्रिज जाती है तो कुछ कार्ट्रिज लेफ्ट राइट लेटरल मूवमेंट उनमें होने लगती है. उस थरथराहट से क्या होता है कि एक रेजोनेंस पैदा होता है और वो रेजोनेंस जो है आपके आउटपुट को बढ़ा दे सकता है अचानक से, या फिर कई बार क्या होता है कि नीडल जो है ग्रूव से निकल के आगे चली जाती है. दैट मीन्स दैट योर कार्ट्रिज इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द मास ऑफ योर टोन आर्म. उसकी कंप्लायंस उसके साथ मैच नहीं कर रही है. कंप्लायंस को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्प्रिंगीनेस है, यानी जो उछाल है, जो बाउंस है कार्ट्रिज में चलते समय, वो कितना है. अगर बाउंस नहीं है और कैंटिलीवर इज वेरी स्टिफ और वो मूव नहीं करता तो इसको हम कहेंगे एक लो कंप्लायंट कार्ट्रिज. कि तो कार्ट्रिज की कंप्लायंस जो है बहुत कम है और हमें इसके लिए हाई मास का टोन आर्म चाहिए, यानी भारी टोन आर्म चाहिए. यानी वो पाइप और वो हेडशेल का कॉम्बिनेशन भारी होना चाहिए ताकि वो उस लो कंप्लायंट कार्ट्रिज को अपने साथ ठीक से लेके ट्रैक कर सके. इसका ठीक उल्टा है कि अगर आपके कार्ट्रिज की स्प्रिंगीनेस, यानी जो ऊपर नीचे ग्रूव में चलने की उसकी जो क्षमता है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसको कहते हैं हाई कंप्लायंट कार्ट्रिजेस. तो जिन कार्ट्रिजेस का कंप्लायंस वैल्यू 30 से ऊपर हो जाता है उनको हम कहते हैं हाई कंप्लायंट कार्ट्रिजेस, और जो 20 से 25 के आसपास के होते हैं वो मॉडरेटली कंप्लायंट हो गए, और जो 10 से 20 के रेंज वाले होते हैं वो लो कंप्लायंट होते हैं. तो जो कार्ट्रिज आप चुनते हैं, whichever cartridge you choose, you must make sure that this cartridge will be a good match to your tone arm. Otherwise what will happen, you will hear bad sound. I mean, there will be groove jumpings or there will be rumble in certain cases, and both will not give you a very clear picture. So the music that you listen from your system must be very clean of any coloring. किसी तरह की कलरिंग नहीं आनी चाहिए. जो इम्पैक्ट उसका बनना चाहिए वो बिल्कुल ऑनेस्ट और फ्लैट इम्पैक्ट बनना चाहिए. तो एक स्टैंडर्डाइजेशन पिछले 25-30 सालों में हुआ है कि जनरली कार्ट्रिज के ये टोन आर्म के जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इनका जो वेट होता है वो आजकल काफ़ी हद तक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद every other cartridge that he hears. But from the point of physics, from the point of understanding this thing, it was important to discuss about the low compliance and high compliance cartridges. High compliance cartridge बहुत अच्छी होती है और low compliance बुरा होता है, ऐसा नहीं है. सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है और सबके अपने अपने टोन आर्म के पेयरिंग्स होती हैं. तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा. I think that will make things clearer. मेरे पास SME की 3012 टोन आर्म है, 3009 भी है, उसके कई एक मॉडल्स हैं.
बट लेट अस स्टिक टू 3012। 3012 जो टोन आर्म है उसका जो मास है, इफेक्टिव मास विद द हेड शेल और ट्यूब के साथ, उसका मास है 12.5 ग्राम्स। ये एक मॉडरेट टू लाइट टोन आर्म कह सकते हैं। बहुत लाइट नहीं है, मॉडरेट है। और मॉडरेट ही अच्छा होता है क्योंकि मॉडरेट जो टोन आर्म होती है वो दोनों के साथ न्याय कर सकती है। लो कंप्लाइंट और हाई कंप्लाइंट दोनों को कुछ हद तक हैंडल कर सकती है। तो इसीलिए जो मिड पाथ होता है म्यूजिक में वो मेरे समझ से सबसे अच्छा पाथ होता है। तो ऐसे भी 3012 का इफेक्टिव मास है 12.5 ग्राम। मैंने इसमें सपोज करिए लगा दी V15 की मार्क 3 कार्ट्रिज। V15 की मार्क 3 कार्ट्रिज का वजन है, कार्ट्रिज का मैं वेट बता रहा हूँ, वो है 6 ग्राम। तो 12.5 और 6 18.5 ग्राम हो गया। कंप्लायंस वैल्यू जो इसकी है वो 2 यूनिट्स में दी जाती है, एक डाइंस में दी जाती है और एक म्यू एम में दी जाती है। दोनों बराबर ही होती हैं, दोनों का यूनिट अलग है लेकिन वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हैं। और लेटरल कंप्लायंस की वैल्यू ली जाती है, इसकी डायनेमिक कंप्लायंस की वैल्यू नहीं ली जाती। अब लेटरल कंप्लायंस और डायनेमिक कंप्लायंस क्या है उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारे पर्पस के लिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे टोन आर्म के लिए कौन सी कार्ट्रिज बेस्ट है और इसके लिए हमें सिर्फ उसका लेटरल कंप्लायंस वैल्यू चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कंप्लायंस वैल्यू जो श्योर V15 मार्क 3 की है वो है 30 उसका मैग्नीट्यूड है। तो अब मुझे निकालना है कि मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिजायरेबल होती है अगर वो 7 से लेके और 12 की रेंज में हो, 7 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज के बीच में हो। तो वो जो कॉम्बिनेशन जो इस वैल्यू को अचीव करता है उसको एक बढ़िया कॉम्बो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 9 to 11 हो और टाइट टॉलरेंसेस की बात करते हैं। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट वन, दैट आई थिंक दैट मेक्स थिंग्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट 7 to 12 इज द एक्सेप्टेबल रेंज। तो एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाता हूं और उसके से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। सो हियर वी गो। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो डिजायरेबल रेंज है वो है 7 to 12 हर्ट्ज। हमारे सामने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू एम इज द इफेक्टिव मास और C इसका हो गया कंप्लायंस वैल्यू। तो लेट्स डू इट। तो RF फॉर माई कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.1415 पाई की वैल्यू और स्क्वायर रूट ऑफ m। तो m क्या है हमारा 12.5 उसका ट्यूब का और हेडशेल का और 6 ग्राम कार्ट्रिज का, तो हो गया 18.5 इंटू कंप्लायंस। कंप्लायंस की जो वैल्यू V15 मार्क 3 की है वो है 30। तो ये आ गया 1000 अपॉन इसको a मान लेते हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 555। ये जो चीज़ है ये 555 आएगी और a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इफेक्टिवली आ जाएगा 1000 अपॉन रूट ऑफ 550। तो रूट 555 की वैल्यू आएगी 23.55। ये आएगा इतना, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.8 हर्ट्ज। डिजायरेबल होता है 7 to 12 हर्ट्ज। तो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू दिस डिजायर्ड RF। तो अपना काम बन गया, वी आर वेरी क्लोज। तो दैट 0.2 का एरर जो है आई थिंक इट इज इग्नोरेबल। तो ये चीज़ होगी। आइडियली मुझे ये वैल्यू 7 to 12 के बीच में अचीव करने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर की वैल्यू को और कम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम करने के लिए आप इस इफेक्टिव मास और कंप्लायंस में सिलेक्शंस कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को आप और कम कर दीजिए तो ये चीज़ आपकी अचीव हो जाएगी। यानी आपको और हाई कंप्लायंस कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं या आप इफेक्टिव मास को और कम कर सकते हैं, यानी और लाइटर हेड शेल ले लें, कुछ कर लें, तो 7 to 12 के बीच में आप चले जाएंगे। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन आपने देखा। फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू कैन मेमोराइज और यू कैन राइट इट डाउन समवेयर।
और इसके अंदर आपको दो चीजें ही पता होनी चाहिए कि आपकी कार्ट्रिज की लेटरल कंप्लायंस कितनी है और आपके टोन आर्म और कार्ट्रिज का इफेक्टिव मास कितना है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप अपने टोन आर्म और कार्ट्रिज कॉम्बो का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिराइव कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस कर देते हैं और बिना इसको ढंग से इंप्लीमेंट किए पीपल कम टू द कंक्लूजन दैट ये कार्ट्रिज बेकार है, मेरे में तो नहीं चलती, या उसमें बहुत अच्छी चलती है, मेरे में क्यों नहीं चलती। तो इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही है। अब जैसे कि मैंने देखा है, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए बता रहा हूं जो कि टेक्निक्स का SL1200 MK2 यूज करते हैं। अब टेक्निक्स का अगर आप 1210 MK2 यूज करते हैं तो उसका जो आर्म ट्यूब और उसका जो स्टॉक हेड शेल है उसका वेट होता है दोनों का 12 ग्राम। ठीक है जी। आपने उसमें अगर डाल दी श्योर V15 Mark III, उसकी कंप्लायंस है 30 और Mark IV तो थोड़ा और ज्यादा कंप्लायंट है। तो जब आपने वो चीज डाल दी हाई कंप्लायंस की और उसका जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वैल्यू आती है तकरीबन 6.75, which is okay, not bad. We are pretty close to 7. So 6.75 is acceptable, but our goal should be to reach between the range of 7 to 12. अब यहीं पे अगर आप उस टर्न टेबल पे V15 न यूज करके आप ऑडियो टेक्निका की मूविंग कॉइल यूज करें जिसका नंबर है 80OC9 ML2 या ML3, तो उसकी जो कंप्लायंस है वो है 18, लेटरल कंप्लायंस उसकी 18 है। अगर 18 वाली वैल्यू उस फॉर्मूले में रख दी जाए तो आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अचीव होगा वो होगा 8.848, विच इज फैंटास्टिक फिगर। और यही बात 3012 के टोन आर्म पे भी मतलब इम्प्लीमेंट होती है कि इस पे भी अगर आप 80OC9 यूज करते हैं तो आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फिगर्स 7 और 12 के डिजायर्ड बैंड में आएंगे रादर देन V15 और समथिंग। तो इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप अपने हेड शेल का वेट कम या बेसी कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट हेड शेल्स। आप लकड़ी का हेड शेल ले सकते हैं, अफ्रीकन वुड का, टाइटेनियम का लेके देख सकते हैं, कार्बन फाइबर का लेके देख सकते हैं। कौन सा ये आप फॉर्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको वेट कम करने की जरूरत है या वेट बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर वेट बढ़ाने की जरूरत है तो आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्क्रूज लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा नट्स लगा सकते हैं, या अगर वेट कम करने की जरूरत है तो फिर आप टाइटेनियम, कार्बन फाइबर, वुड, इनमें आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और इस फिगर को अचीव करने की कोशिश करें 7 to 12 के बीच का। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह के कार्ट्रिज और टोन आर्म के ऊपर कॉम्बो पे मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को खास करके इस मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा हमने इस पे ध्यान दिया है और हम सिर्फ दूसरों के द्वारा किए गए एफर्ट्स को पढ़ के ही समझ जाते हैं कि उसने ऐसा बोला था इसलिए मैं ये कार्ट्रिज लगाऊंगा। नाउ if you know this theory, if you know how to calculate the resonant frequency, you can do your own experiments and arrive at the most accurate values and most accurate setups. तो आप रंबल से बचेंगे। आप हाई फ्रीक्वेंसी में जब ग्रूव्स बहुत नैरो हो जाते हैं और कार्ट्रिज यूं लेफ्ट और राइट हिलने लगती है और कई बार जंप कर जाती है, उन चीजों से भी बचेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा जरूर with your comments and all, and I hope we continue this series further. Thank you so much. Namaste.